नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें हमारा लेसन नंबर 14 चल रहा है और वो है केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित। ठीक है, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित हमारा लेसन हम डिस्कस कर रहे थे। इस टॉपिक के 2 वीडियो मैंने बना चुके हैं। विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंधों की हमने पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा कर ली थी। आज चर्चा करेंगे मित्रों वित्तीय संबंधों की। केंद्र और राज्य में वित्तीय संबंध कौन कौन से होते हैं, डिटेल से आज हम इसकी चर्चा करेंगे। जितने भी व्यूअर्स ने पिछले लेक्चर की वीडियो नहीं देखी है, पिछले पार्ट केंद्र राज्य संबंधों की वीडियो नहीं देखी है, ज़रूर से उनको देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। ठीक है, और मित्रों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल का जो आइकन है उसके ऑल पर क्लिक कर लें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्योंकि मित्रों पूरी भारत की राज्य व्यवस्था इस एम लक्ष्मीकांत की बुक के माध्यम से हम कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको ज़रूर से मिल जाए। तो चर्चा अब हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की चर्चा हमने की है। ठीक है, भाग 12 संविधान के कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। संविधान के चैप्टर जो मैंने डिस्कस किए थे इस बुक के शुरुआती चैप्टर थे। पहला ऐतिहासिक संबंधों का था और दूसरे लेसन से फिर संविधान के चैप्टर स्टार्ट हो चुके थे। सभी की अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर, सभी की वीडियो अलग से आपको मिल जाएगी, ज़रूर से आप मित्रों चेकआउट करना। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि संविधान के भाग 12 में हमने वित्तीय संबंधों की चर्चा की है। पहले संबंध की चर्चा करते हैं मित्रों कि कराधान शक्तियों का आवंटन। ठीक है, टैक्सेशन से संबंधित जितनी भी पावर्स है उसकी हम चर्चा करते हैं। कहते हैं कि संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच में निम्न तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया है। यानी ये कहना चाहता है कि संविधान जो हमारा है भारत का, उसने केंद्र और राज्य इन दोनों के बीच में टैक्स से संबंधित जितनी भी पावर्स थी उसको बांट दिया। कैसे कि संसद जो होगी वो संघ सूची के बारे में उसको कर निर्धारण करने का विशेष अधिकार है। संघ सूची में मामले बनेंगे, उनमें अगर कोई टैक्स लगाने का काम होगा तो वो करेगी कौन? संसद। क्लियर। राज्य सूची पर अगर टैक्स लगाने का अधिकार होगा किसको होगा? राज्य विधानमंडल को। क्लियर। समवर्ती सूची पर टैक्स लगाने का मामला अगर कोई बनता है तो उसको अधिकार दिया है हमने संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को। ठीक है, आई होप कि तीनों चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से समझ आई। यानी संघ सूची पर संसद लगाएगी टैक्स, राज्य सूची पर राज्य और समवर्ती पर दोनों सरकारें। क्लियर। चौथी कहता है कि कर निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में नहीं था। यानी इन तीनों मामलों से संबंधित कोई भी और शक्ति होगी वो हमने दे दी किसको? संसद को। ठीक है, इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर और समृद्धि कर और व्यय कर लगाए हैं। यानी अवशेषी शक्ति का उपयोग करके संसद ने एक तो उपहार कर, समृद्धि कर और व्यय कर भी लगाए हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहते हैं? कहते हैं कि संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति में स्पष्ट अंतर करता है। कैसे? और इस प्रकार कर की उगाही और एकत्रित कर की प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। यानी टैक्स लगाएगा कौन, टैक्स इकट्ठा कौन करेगा, इन सभी के बारे में हमने पहले से ही सेपरेशन यानी सबको हमने अलग कर दिया, सबका हमने निर्धारण कर दिया। कैसे? उदाहरण देते हैं क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों कि इनकम टैक्स की उगाही जो की जाती है ना और उसको एकत्रित जो किया जाता है वो कौन करता है? केंद्र की सरकार। ठीक है, IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस यानी भारतीय राजस्व सेवा जो एक केंद्रीय सेवा है। ठीक है, UPSC के माध्यम से इसमें चयन होता है, IAS का एग्जाम होता है और उसके माध्यम से इसमें चयन होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? भारतीय राजस्व सेवा का अधिकारी। ये इनकम टैक्स एक तो होता है IT इनकम टैक्स में, और एक मित्रों जो हमारे ड्रग्स होते हैं उसमें होता है IRS, दोनों में होते हैं। तो IRS जो बनता है वो आयकर से संबंधित होता है। तो वही बात यहाँ पे करें कि आयकर की जो उगाही की जाती है ना, कौन करता है? केंद्र की सरकार। और केंद्र की सरकार में एक पद हमने बना रखा IRS। ठीक है, यानी ध्यान रखना इनकम टैक्स जितना भी करता है उसका सीधा जाता है किसके पास? केंद्र की सरकार के पास जाता है और फिर जाकर के दोनों में बढ़ता है। वो कहता है ना कि आयकर की उगाही और उसको इकट्ठा करता है केंद्र, लेकिन उनकी प्राप्तियों को केंद्र और राज्य में फिर बांट दिया जाता है। ठीक है, एकत्रण और उगाही करते हैं केंद्र की सरकार और बांट दिया जाता है फिर दोनों में। क्लियर। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि संविधान ने राज्यों की कर निर्धारण शक्ति पर निम्न पाबंदियां लगाई है। अब ये कहता है कि राज्य अगर मान लीजिए कोई टैक्स
लगाते हैं, उस पर हमने क्या संविधान के माध्यम से पाबंदियां बंदी से लगाई है। कहते हैं कि राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्तियों पर 4 पाबंदियां हैं। क्या? मान लीजिए कोई वस्तुओं की खरीद बिक्री होती है और राज्य विधानमंडल उन पर कर लगाना चाहता है, तो हमने उस पर 4 पाबंदी लगा दी। कौन कौन सी? कहता है क्या कि राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए कोई भी चिप्स का पैकेट है और एक राज्य में बन रहा है, दूसरे राज्य में वो बिकने जाता है, तो एक राज्य जहाँ से वो बना है वो राज्य उस पर जाकर के टैक्स नहीं लगा सकता। राज्य के बाहर वो बेची जा रही है, तो इस कारण से अन्य राज्य में उस पर अतिरिक्त टैक्स हम नहीं लगा सकते। क्लियर? आई होप कि ये बात समझ में आई। नेक्स्ट कहता है आयात। ठीक है, आयात व निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पर कर नहीं लगाया जा सकता। यानी कोई भी खरीद हम कर रहे हैं, कोई भी हम सामान बेच रहे हैं, उस पर भी आप टैक्स नहीं लगा सकते। राज्य की सरकारों की हम बात कर रहे हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पर कर नहीं लगा सकते। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस हो रहा है, उस पर भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट कहते हैं कि संसद के द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय विक्रय के आधार पर प्रतिबंध। यानी संसद अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य के तहत कोई भी मामले घोषित करती है तो उस पर भी किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं लगा सकते, उस पर भी प्रतिबंध हमने लगा रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बात कही जाती है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि राज्य का विधानमंडल जो होगा, यानी राज्य विधायिका बिजली की बिक्री व उसके उपभोग पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी बिजली की बिक्री पर कर नहीं लगाएगा जो केंद्र के द्वारा उपभोग की जा रही है या केंद्र को बेची जा रही है। यानी सीधी सी बात ये समझना, राज्य के विधानमंडल जो होगा ना, राज्य की विधायिका, राज्य की विधान परिषद या विधानसभा जो होगी, बिजली अगर बेची जा रही है तो उस पर वो बेशक टैक्स लगा सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसी बिजली पर वो टैक्स नहीं लगाएगा जो बिजली केंद्र उपयोग में ले रहा है, या केंद्र को मान लीजिए राज्य की सरकार केंद्र को बिजली बेच रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। ये वित्तीय संबंधों की मित्रों चर्चा हम कर रहे हैं, तो पैसे से संबंधित सारे इसमें मामले आएंगे। कहता है रेलवे के रखरखाव कार्य में उपभोग की जा रही हो या संबंधित रेलवे निर्माण में कार्यरत किसी केंद्रीय कंपनी को बेची जा रही हो। यानी रेलवे के रखरखाव के लिए हम बिजली उपयोग में ले रहे हैं, या किसी रेलवे निर्माण में काम करने वाली कोई भी कंपनी है उसको हम बिजली बेच रहे हैं, तो भी आप राज्य की सरकार जो होगी वो उस पर टैक्सेशन नहीं लगा सकती। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको अच्छी प्रकार से समझ आ रही है। नेक्स्ट बात करें, कहता है राज्य विधानमंडल किसी अंतर्राज्य नदी या नदी धारा के विनियमन या विकास हेतु संसद के द्वारा स्थापित किसी प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित करना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी। क्या कहना चाहता है? सिंपल सी भाषा में समझिए, ये कहना चाहता है कि राज्य का विधानमंडल जो होगा ना मित्रों, वो कोई भी अंतर्राज्य नदी या नदी धारा का विनियमन हो रहा है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में मान लीजिए कोई नदी बह रही है, पानी अगर जा रहा है, ठीक है, तो संसद के द्वारा स्थापित कोई भी प्राधिकरण जो होगा उसको पानी या बिजली का एकत्रीकरण करना है, या उत्पादन बिजली का हो रही है या बिक्री हो रही है, उस पर कर निर्धारण वो कर सकता है। लेकिन उसको पहले क्या करना होगा, पहले ऐसा कानून लाने से पहले राष्ट्रपति से उसको सहमति लेनी पड़ेगी, तब ही जाकर के वो कर लगा सकता है। ठीक है, कर निर्धारण वो कर सकता है। क्लियर? अब मित्रों हम चर्चा करेंगे राज्यों के लिए सहायता अनुदान, यानी केंद्र कभी कभी राज्यों को पैसा भी भेजता है, उसकी भी चर्चा करते हैं वित्तीय संबंधों में। कहता है राज्यों के लिए सहायता अनुदान, उसमें हम पहला चर्चा करेंगे विधिक अनुदान की। तो विधिक अनुदान में क्या बात कही जाती है? ये कहते हैं कि आर्टिकल 275 संसद को इस बात की शक्ति देता है कि वह राज्यों को उन आवश्यकता अगर पड़ती है तो वे उसको पैसा उपलब्ध कराए, अनुदान उपलब्ध कराए। क्या? राज्यों को वो अनुदान उपलब्ध कराए। और अनुदान जो होता है मित्रों, अनुदान हम उसको कहते हैं जो पैसा किसी को दे दिया जाता है और वापस नहीं लिया जाता, यानी एक तरह से वो दान हो गया। तो ये कहना चाहता है कि संसद को हमने ये शक्ति दे दी, यानी मान लीजिए किसी राज्य को पैसे की आवश्यकता है ना, तो संसद उसको पैसा देगी फ्री में, यानी वापस वो उससे पैसा नहीं लेगी। आगे कहते हैं यद्यपि प्रत्येक राज्य के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के लिए सहायता राशि भी अलग अलग हो सकती है। यह राशि प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होती है, यानी केंद्र जो राज्यों को पैसा देगा
अलग अलग राज्यों को अलग अलग पैसा दे सकता है। जरूरी नहीं है सभी को एक समान पैसा वो दे। और पैसा दिया जाएगा किससे? भारत की संचित निधि से, जिसकी हम चर्चा भी करेंगे आर्टिकल 266 में। ठीक है। और नेक्स्ट ये कहता है कि आर्टिकल 275 के अंतर्गत वर्णित यह अनुदान वित्त आयोग की अनुशंसा पर दिया जाता है। यानी आर्टिकल 280 के माध्यम से जो वित्त आयोग हम गठित करते हैं वो रिकमेंडेशन देगा कितना पैसा आपको राज्यों को देना है, तब जाकर के हम आर्टिकल 275 के तहत राज्यों को पैसा उपलब्ध कराते हैं। ये तो हो गया आर्टिकल 275। अब चर्चा कर लेते हैं आर्टिकल 282 की, जिसमें हम चर्चा करेंगे विवेकाधीन अनुदान की। तो विवेकाधीन अनुदान में क्या बात की जाती है? कहते हैं कि आर्टिकल 282 संसद, संघ एवं राज्य दोनों को इस बात की शक्ति देता है, अधिकार देता है कि किसी लोक प्रयोजन के लिए वे अनुदान आवंटित कर सकते हैं। इस प्रावधान के अंतर्गत केंद्र राज्यों को अनुदान प्रदान कर सकते हैं। यानी यहाँ पे विवेकाधीन अनुदान की बात की जा रही है कि वहाँ पे केंद्र पैसा उपलब्ध करा रहा था राज्यों को, अब यहाँ पे संघ यानी केंद्र और राज्य दोनों पैसा उपलब्ध करा सकते हैं। संघ देगा राज्यों को और राज्य स्थानीय सरकारों को दे सकता है। किसी भी लोक प्रयोजन, कोई भी पब्लिक से संबंधित कोई काम है उसके लिए वो अनुदान दे सकते हैं। इस प्रावधान के तहत केंद्र राज्य को अनुदान देता है। इन अनुदानों को विवेकाधीन अनुदान के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह इसके लिए केंद्र जो है बाध्य नहीं है और यह पूर्णतः उसके स्वयं विवेक पर निर्भर करता है। यानी आर्टिकल 282 के तहत जो विवेकाधीन अनुदान जो दिया जाता है ना, ये अनुदान केंद्र दे या न दे, यानी वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता, वह उसके विवेक पर निर्भर करता है। देना चाहता है तो दे सकता है, यानी बाध्यता नहीं लगाई कि उसको देना ही है, ऐसा नहीं है। ठीक है। अब मित्रों हम लोन की चर्चा करते हैं कि केंद्र कहाँ से पैसा ऋण ले सकता है, राज्य कहाँ से ले सकते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। कहता है कि केंद्र की सरकार या तो भारत में या इसके बाहर से भारत की संचित निधि की प्रतिभूति या गारंटी देकर के ऋण ले सकती है, लेकिन दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण संसद करेगी। संसद द्वारा इस संबंध में कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। यानी केंद्र की सरकार, मान लीजिए उसको पैसा उधार लेना है, ठीक है, लोन अगर लेना है ना, तो या तो भारत में ही किसी से ले सकती है या भारत के बाहर भी ले सकती है। ठीक है। और संचित निधि में जो प्रतिभूतियाँ हैं वो रख करके ले सकती है, लेकिन सीमा निर्धारण करेगी ना कौन? जैसे हमने चर्चा की कि भारत में ले सकता है या भारत के बाहर, तो ये क्या हो गया? सीमा निर्धारण हो गया, कहाँ कहाँ से वो लोन ले सकते हैं। तो यही करें कि दोनों ही मामलों में सीमा निर्धारण करेगी ना कौन? करेगी संसद। लेकिन अभी तक संसद ने ऐसा कोई कानून नहीं बनाया। ठीक है। अब देखो, केंद्र से तुमने चर्चा कर ली कि केंद्र कहाँ कहाँ से पैसा ले सकता है। राज्य देखो कहाँ से लेंगे, राज्य केवल भारत से ही पैसा ले सकते हैं। इस तरह एक राज्य सरकार भारत में, बाहर नहीं, राज्य की संचित निधि या प्रतिभूति या गारंटी देकर ऋण ले सकता है, लेकिन सीमा निर्धारण राज्य विधानमंडल करेगा। वहाँ पे संसद कर रही थी, सीमा का निर्धारण यहाँ राज्य का विधानमंडल करेगा। और पैसा जो लेगा उधार, वो केवल राज्य सरकार भारत से ही ले सकती है, भारत के बाहर से वो पैसा नहीं ले सकती। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। केंद्र की सरकार भारत से पैसा ले सकती है, भारत के बाहर से ले सकती है। राज्य की सरकार भारत में ही पैसा ले सकती है उधार, भारत से बाहर किसी भी संस्था से वो पैसा उधार नहीं ले सकती। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक की बात आपको अच्छी प्रकार से समझ आई। नेक्स्ट कहता है कि केंद्र की सरकार किसी राज्य सरकार को ऋण दे सकती है या किसी राज्य द्वारा लेने पर गारंटी दे सकती है। ऋण के ऐसे प्रयोजन हेतु आवश्यक धनराशि भारत की संचित निधि पर भारित होगी। अब यह कहना चाहता है कि राज्य सरकार को लोन दे सकती है कौन? केंद्र की सरकार। ठीक है। और लोन वो देगी जितना भी पैसा, उसका भार कहाँ पड़ेगा? भारत की संचित निधि पर। यानी भारत की संचित निधि से पैसा दिया जाएगा राज्य की सरकारों को। क्लियर? नेक्स्ट कहते हैं कि राज्य केंद्र की अनुमति के बिना ऋण नहीं ले सकता यदि केंद्र द्वारा दिए गए ऋण का कोई भाग बकाया हो या जिसके संबंध में केंद्र ने गारंटी दी हो। यानी मान लीजिए कोई राज्य सरकार ने पैसा ले लिया केंद्र से और वो पैसा चुकाया नहीं, और दूसरे यानी उस पैसे को तो चुकाया नहीं है और उसकी अनुमति के बिना और कहीं से वो ऋण लेना चाहती है तो वो नहीं ले सकती। पहले उसको पैसा केंद्र का चुकाना होगा, तब ही जाकर के वो अन्य राज्य से या अन्य किसी से पैसा ले सकती है। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक की बात समझ में आई। अब करते हैं केंद्र की परिसंपत्तियों को राज्य के कर से छूट। यानी
केंद्र की कुछ परिसंपत्तियाँ, कुछ प्रॉपर्टी जैसी है, वहाँ पर राज्य टैक्स नहीं लगा सकता। कौन सी है? केंद्र की सभी परिसंपत्तियों को राज्य या उसके विभिन्न निकायों जैसे नगरपालिका, जिला बोर्डों, पंचायतों आदि को सभी प्रकार के करों से छूट प्राप्त होती है। यानी नगरपालिका, पंचायत, इन पर किसी प्रकार के टैक्स नहीं लगाए जा सकते। ठीक है, अब चर्चा करते हैं राज्य की परिसंपत्तियों को या आय को केंद्रीय कर से छूट। इसमें क्या कहते हैं? कहते हैं कि राज्यों की परिसंपत्तियां और आय को भी केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होती है। यह आय संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से हो सकती है, किंतु यदि संसद अनुमति दे तो केंद्र वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। यद्यपि केंद्र चाहे तो वह किसी कार्य या व्यवसाय विशेष को इस कर से भी छूट दे सकता है। यानी ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है कि राज्यों की परिसंपत्तियां जो होगी और जितनी भी आय इनकम होगी उसको केंद्रीय कर से छूट प्राप्त होगी, यानी केंद्र उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाएगा। और ये कहना चाहता है कि यह आय जो होगी वो संप्रभु कार्यों या वाणिज्यिक कार्यों से संबंधित हो सकती है, किंतु अगर संसद परमिशन दे दे तो केंद्र जो होगा वो वाणिज्यिक आय पर कर लगा सकता है। पहले संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के केंद्र जो कॉमर्शियल आय है, यानी जो बिजनेस व्यापार करने से जो पैसा बन रहा है राज्यों को, उस पर संसद की अनुमति के माध्यम से केंद्र के द्वारा कर लगाया जा सकता है। और केंद्र अगर चाहेगा तो वह किसी कर से छूट भी दे सकता है, यानी वो कर लगा भी सकता है और कर से छूट भी दे सकता है। आगे कहता है क्या कि उल्लेखनीय है कि राज्य में स्थित स्थानीय संस्थाएं केंद्रीय कर से मुक्त नहीं होती। इस तरह निगमों और राज्य की स्वामित्व वाली कंपनियों की परिसंपत्तियां एवं आय पर केंद्र कर लगा सकता है। यानी ये कहना चाहता है फिर कि राज्य में स्थानीय जो संस्थाएं होती है वो केंद्र कर से मुक्त नहीं होती। राज्य चाहता, यानी केंद्र चाहता है तो उस पर कर लगा देता है। और निगम और राज्य की स्वामित्व की जितनी भी कंपनियां हैं उस पर भी केंद्र कर लगा सकती है। ठीक है, ये तो हमने चर्चा की। वित्तीय संबंधों में देखो आपातकाल के प्रभाव की भी हम चर्चा कर लेते हैं कि आपातकाल अगर देश में लग जाता है तो वित्तीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहते हैं केंद्र राज्य के बीच संबंध आपातकाल के दौरान बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, पहले चर्चा करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की। राष्ट्रीय आपातकाल में क्या संबंध में परिवर्तन होता है वित्तीय संबंधों में। कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल अगर देश में लागू हो तो राष्ट्रपति केंद्र व राज्यों के बीच में संवैधानिक राजस्व वितरण को परिवर्तित कर सकता है। संवैधानिक राजस्व वितरण कौन सा? जो आर्टिकल 275 की हमने चर्चा की कि आर्टिकल 275 के माध्यम से हम पैसा उपलब्ध कराते हैं उसको वो रोक सकता है। साथ ही राजस्व वितरण जो आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की अनुशंसा पर जो पैसा दिया जाता है उसको भी रोक सकता है। और साथ ही जो रेवेन्यू बढ़ता है सरकारों में उसको भी परिवर्तित वो कर सकता है अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो। क्लियर? अब वित्तीय आपातकाल लग जाए तो उसमें केंद्र राज्य को कुछ निर्देश दे सकता है। कौन सा? कि वित्तीय औचित्य संबंधी सिद्धांतों का पालन करें और राज्य की सेवा में लगे सभी वर्गों के लोगों के वेतन एवं उनके भत्ते कम करें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समेत। यानी वित्तीय औचित्य यानी फाइनेंशियल स्थिति वहाँ पे सही बनती है तो ऐसे सिद्धांतों का पालन करे। अगर फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ाती है ऐसा वो कोई काम न करे। ऐसा निर्देश कौन देगा? केंद्र देगा राज्यों को। साथ ही राज्य में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, जिसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश हों या और सभी अन्य, तो उन सभी के वेतन में भी कटौती का आदेश दिया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट की चर्चा करें तो कहता है कि सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रखें। यहाँ कि जितने भी धन विधेयक हैं या जितने भी वित्तीय विधेयक है उसको राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए वह रोक सकता है राज्यपाल, क्योंकि फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ाई हुई है तो इस कारण से वित्तीय आपातकाल की स्थिति गड़बड़ाई हुई है, वित्तीय आपातकाल लगा हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में आप धन विधेयक और वित्तीय विधेयक को रोक लो ताकि पैसों से संबंधित कोई भी मामला गड़बड़ाए ना। क्लियर? कहते हैं कि 1960 के दशक के मध्य से ही केंद्र राज्य संबंधों पर विचार किया जा रहा है और केंद्र राज्य संबंधों के मुद्दों पर निम्नलिखित कार्य किए गए। यानी ये तो हमने वित्तीय संबंधों की यहाँ तक चर्चा कर ली मित्रों। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक सुधार आयोगों की। यानी केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने के लिए मित्रों बहुत से आयोग गठित हुए थे और आयोगों ने, उन कमीशंस ने विभिन्न प्रकार के रिकमेंडेशन दी है, उसकी हम चर्चा करेंगे। प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है। साथ ही
आनंदपुर शाही प्रस्ताव, ऊंची आयोग, सरकारी आयोग, इन सभी की चर्चा करेंगे और फिर जाकर के हमारा लेसन कंप्लीट होगा। तो आज हमने वित्तीय संबंधों की चर्चा की। आई होप कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना शेयर करना वीडियो को, और चैनल को आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर से मित्रों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सब्सक्राइब करके बेल का घंटी का जो बटन है ऑल पर दबाना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो साथियों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट आप ज़रूर करना। अब मिलते हैं हमने अगले लेक्चर में केंद्र राज्य संबंधों के पार्ट 4 के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।